हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 10th का 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। पहला जो चैप्टर था वास्तविक संख्या, दूसरा जो चैप्टर था हमारे पास था वो था बहुपद, और तीसरा जो चैप्टर था वो था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस 3 चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण है, ये जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसमें जो द्विघात बहुपद है उससे मिलता जुलता चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली द्विघात समीकरण होता क्या है और द्विघात समीकरण को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण में बेसिकली यदि आप देखिएगा तो बहुत सारे तरीके हैं। एक वर्ग बनाकर हल करना, एक गुणनखंड बनाकर हल करना, और एक द्विघात जो सूत्र है उसके थ्रू हल करना, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो इस चैप्टर में मतलब हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले यदि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप हम लोग का चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे क्लास 10th चैप्टर वाइज हिंदी मीडियम के लिए एक सीरीज चल रहा है, वहाँ पे जाकर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को बहुत ही आसानी सबसे समझ सकते हैं। और यदि आप लोगों को कोई डाउट रहता है किसी भी एक्सरसाइज में, ठीक है, आपको बनाते समय यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है इस एक्सरसाइज का। आप हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट 2 से 3 डेज में मिल जाए। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। तो जैसा कि इसका नाम है द्विघात, तो ये इसका नाम ही बता रहा है द्विघात, मतलब ऐसा समीकरण जिसका घात कितना होगा, 2 होगा। जिसका घात, उसका घात कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी हम लोग इतिहास जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल है, लाभदायक है। तो इनके इतिहास पे यदि हम नज़र डालते हैं द्विघात समीकरण पे, तो किसने खोज किया, किसने क्या किया, देखते हैं। तो कुछ लोग क्या विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासी, ठीक है, जो बेबीलोन में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों का हल किया था। उदाहरण के लिए जैसा कि हम लोग बता सकते हैं कि वे जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो। ध्यान दीजिए कि यह समस्या x² - px + q = 0 के प्रकार के समीकरण को हल करने के तुल्य है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए x का पावर कितना है, 2 है, मतलब इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। बाद में आए यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड, जो हम लोग चैप्टर 1 अध्याय 1 में पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, वहाँ पे था यूक्लिड। विभाजन प्रेमिका था हम लोग जिसने उसको बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, लंबाई ज्ञात करने के लिए एक ज्यामितीय विधि विकसित की जिसको हम वर्तमान शब्दावली में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। आप लेकिन यदि आप पूरा इसका फैक्ट रूप से देखना चाहेंगे, द्विघात समीकरण का श्रेय जो जाता है वो भारतीय गणितज्ञ को जाता है। व्यापक रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। इनमें से एक थे हमारे श्रीधराचार्य और ब्रह्मगुप्त। वास्तव में ब्रह्मगुप्त ने ax² + bx = c के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसी सूत्र के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे। द्विघाती सूत्र जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं, जो उनके नाम पर रखा गया था। इसे किस विधि से सॉल्व करते हैं हम लोग, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ, जैसा भास्कर 2 ने लिखा, भास्कर द्वितीय ने लिखा। इसके बाद अरब के गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी द्विघात समीकरण का अध्ययन किया। और अब्राहम बार हिया हानासी यूरो ने 1145 में एक छपी अपनी पुस्तक लीबर इम्बाडोरम में बहुत सारे द्विघात समीकरण के पूर्ण हल किए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये था हमारा इतिहास। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, किस तरह से हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसका घात 2 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण।
अब बात आता है कि देखिए आप लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े थे। बहुपद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ा था कि यदि कोई द्विघात बहुपद है तो उसका जो मैक्सिमम जो पावर है, मतलब मैक्सिमम जो घात है वो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। और इसमें हमने देखा था कि a0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखे थे कि a यदि 0 के बराबर हो गया तो इसका घात या तो 1 हो जाएगा या फिर घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि a0 नहीं होनी चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद है। अब ये समीकरण कब बनते हैं, तो अब क्या कीजिए कि जो द्विघात बहुपद है उसको यदि आप 0 के बराबर कर देते हैं, मतलब ax² + bx + c बराबर 0 बोल देते हैं और a ≠ 0, तो ये क्या बन जाएंगे, द्विघात समीकरण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग सवाल को देखेंगे कि उसमें द्विघात समीकरण कैसे आया, फिर हम लोग देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग इसके जनरल टर्म की ओर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा ax² + bx + c बराबर 0, ये जो द्विघात बहुपद है इसमें जो चर है, मतलब जो परिवर्तन हो सकता है वो क्या है, x है। a, b और c क्या है, यहाँ पे एक वास्तविक संख्याएं हैं जो कांस्टेंट है। जहाँ a, b, c क्या है, वास्तविक संख्या है। मैंने पहले भी बताया कि a क्या नहीं होना चाहिए, इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर होगा तो क्या स्थिति होगा, bx + c बन जाएगा। आप ही समझिए ax² लिखा हुआ है, a 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ax² में 0 × x² क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, मतलब bx + c, तो इसका घात तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश किया गया। देखिए x की पावर कितना लिखा हुआ है, 2, तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ x की पावर कितना लिखा हुआ है, 2, ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए उसके बाद इसमें x की पावर कितना लिखा हुआ है, 2, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें भी x की पावर कितना लिखा हुआ है, 2, तो ये सब भी द्विघात समीकरण है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो द्विघात बहुपद हैं उन्हें जब हम शून्य से के बराबर कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, द्विघात समीकरण में। तो देखिए p(x) बराबर 0, जहाँ p(x) क्या है, घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम p(x) जो बहुपद है x में के पदों को घटते क्रम में लिखते हैं, तो आप ही समझिए कि सबसे बड़ा पावर हुआ 2, तो सबसे छोटा होगा x, उसके बाद क्या होगा, x का पावर 0। तो यहाँ पे कुछ तो हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब x की पावर 0 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ax² + bx + c बराबर 0 हो जाता है और a ≠ 0 करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप। ये द्विघात समीकरण के कैसे रूप कहलाते हैं, मानक रूप कहलाते हैं। ऐसा है। अब द्विघात समीकरण समझ गए होंगे, द्विघात समीकरण हम लोग बोलते कैसे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ दैनिक जीवन में द्विघात समीकरण किस तरह से होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करना नहीं देखेंगे, इस वीडियो में भी सिर्फ हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण होते कौन हैं, मतलब हम कैसे पहचानेंगे, और दैनिक जीवन में द्विघात समीकरण किस तरह से बनेगा, हल करने का जो क्लास होगा वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ स्थिति दिया जाएगा आपको और उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो प्रश्न को आप अच्छे से समझिए कि उस प्रश्न में क्या बोल रहा है। आप यदि प्रश्न को समझ गए तो आपको उसको बनाने में, हल करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों का 5-5 कंचा खो जाता है। कंचा आप समझे ना, गोली, सिंपल। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उन दोनों के कंचों की संख्या का जब हम गुणनफल करते हैं तो 124 आता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग मान लेते हैं किसी एक के पास, तो हमने क्या माना कि जॉन के पास x कंचे हैं। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या
जॉन के पास कंचों की संख्या, तो कंचों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, अब समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब आप समझिए, दोनों के मिला के 45 कंचे थे, ठीक है। एक के पास x कंचे हो गए, तो दूसरे के पास कितने कंचे होंगे, टोटल तो हमारे पास 45 थे, उसमें से x हो गए, तो 45 में से x को मैंने घटा दिया। अब समझिएगा, टोटल 45 था, अब समझिए टोटल 45 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, तो दूसरा पास कितना होगा, 45 माइनस 10 करेंगे हम लोग, मतलब 35 रुपया होगा। तो सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि टोटल 45 कंचे थे, और मान लिया जॉन के पास x कंचे हैं, तो इसके पास कितने कंचे होंगे, टोटल माइनस जितने जॉन के पास हैं, तो टोटल हमारे पास 45 हैं, तो जॉन के पास हो और x हैं, तो 45 माइनस x हो गए जीवंती के पास। 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे, दोनों के द्वारा 5-5 कंचे खोने पर, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खोने पर, तो अब जॉन के पास कितने कंचे होंगे, जॉन के पास, अब जॉन के पास कंचों की संख्या, तो देखिए 5 कंचा उसके पास कम हो चुका है, तो पहले जितना था उसमें से 5 कम कर देंगे हम लोग। सेम उसी तरह जीवंती के पास अब कितने कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या यदि हम लोग देखें, तो हमारे पास 45 माइनस x जीवंती के पास पहले से थे, और इसमें से 5 उसने खो दिए फिर से। तो यदि हम इसको हल करते हैं, तो देखिए 45 माइनस x माइनस 5, तो 45 और 5 आपस में घट जाएंगे और हो जाएंगे 40 माइनस x कंचे। और जॉन के पास कितने कंचे हैं, तो जॉन के पास आपको पता है x माइनस 5 कंचे हैं, इसके पास 40 माइनस x। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब जॉन का जो कंचा है और जीवंती का जो कंचा है, उस दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो कितने आएंगे, 124। तो प्रश्नानुसार हम बोल सकते हैं कि जॉन के कंचों की संख्या और उसका जब गुना किया जाएगा जीवंती के कंचों की संख्या, तो किसके बराबर होंगे, 124 के बराबर होंगे। अब इसे देखिए, हल कीजिए। तो देखिए x का गुना, सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ, इस x का गुना इस पूरा के साथ कीजिए, तो x का गुना मैं 40 माइनस x के साथ करता हूँ। फिर इस माइनस 5, यहाँ जो बचा माइनस 5, उसका गुना पूरा के साथ 40 माइनस x के साथ, अब बराबर कितना लिखा हुआ, 124। अब गुना कीजिए तो देखिए कितना आता है, x का गुना 40 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 40x, यहाँ पे आएगा x और x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 200, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का माइनस 5x, और एक माइनस पहले से है तो प्लस 5x हो जाएगा, और 124 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो माइनस 124 बराबर कितना हो जाएंगे, 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो उसे मैं पहले लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए 40 और ये 5 मिलके कितने हो जाएंगे, 45x, और ये देखिए माइनस 200 और माइनस 124 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस 324 बराबर 0। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, माइनस लिखा हुआ तो माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर पहले माइनस में था तो अब हो गया प्लस, प्लस 45x था तो हो जाएगा माइनस 45x, और माइनस 324 था तो हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। बाद में मैं उस माइनस को उधर लेके चल जाता हूँ, तो हम लोग के पास देखिए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब ये जो द्विघात समीकरण आया, इसे हम लोग सॉल्व करके हल करके बता सकते हैं कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। अभी हम लोग सिर्फ इसको गणितीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जब हम लोग हल करना सीख जाएंगे द्विघात समीकरण को, तो इस तरह के सवाल को हल करना हम लोग सीख जाएंगे और आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो इसे हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन
जिसमें हम लोग को गणितीय रूप में उसको व्यक्त करना है। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोलता क्या है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, उसे पता नहीं कितने करता है। तो माना कि एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है। कितने खिलौने निर्मित करता है? x खिलौने निर्मित करता है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या बोलता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है सिंस, मतलब चूंकि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य मैं निकाल रहा हूँ। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? देखिए 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए या फिर निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में हमने कितना माना कि ये कितने खिलौने बनाता है एक दिन में? x। तो 55 माइनस x हो गए प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब बोलता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो मतलब 750 रुपये का उसने खिलौना बनाया। तो सोचिए प्रत्येक खिलौना मतलब एक खिलौने का मूल्य, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि x खिलौने का मूल्य कितना होगा। तो देखिए एक खिलौने का हमको पता है, तो x का उस दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x का 55 माइनस x के साथ हो जाएगा। ये इतना रुपया था, ठीक है, इसको पहले लिख सकते हैं, तो ये भी पहले हो जाएगा, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब यदि हम प्रश्नानुसार बात करें तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपया। यहाँ पे देखिए कुल निर्माण लागत कितना हुआ, किसी एक दिन का है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी किसी एक ही दिन का है। एक दिन में x खिलौना बनाता है, तो x खिलौने का मैं मूल्य निकाल रहा हूँ। तो कुल निर्माण लागत हमें पता है समीकरण से कि x इंटू 55 माइनस x है, और यहाँ से हमें पता है 750 है। अब इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो देखिए यहाँ जाएगा 55x माइनस इस x का इस x के साथ गुना होने पर x स्क्वायर, इस 750 को इधर लेके आ जाता हूँ तो माइनस 750 इधर हो जाएगा 0। अब इसके बाद इधर देखते हैं हम लोग, तो क्या किया हमने, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो पहले लिखा हुआ रहता है वही उसका साइन होता है, तो एक्स स्क्वायर के पहले माइनस लिखा हुआ तो माइनस साइन है, 55x के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब इसका प्लस साइन है, और माइनस 750 बराबर 0। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि जो आगे लिखा हुआ वो साइन है, और माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए इस माइनस को मैं उधर बराबर को उधर लेके चल जाऊंगा तो माइनस उधर है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं 0 को। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। आप समझिए 0 बाय नीचे जाएगा -1 तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा समीकरण, जिसे हम हल कर पता कर सकते हैं कि उस दिन मतलब एक दिन में खिलौने की संख्या कितना निर्मित हुआ, कितना बनाया गया। इस यहाँ से हम x को हल करके बता सकते हैं। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे किस तरह से हल करते हैं। अभी तो हम लोग को सिर्फ क्या करना था कि गणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। आप गौर कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको हर जगह पता चलेगा कि यहाँ पे घात जो है 2 है। पिछले केस में भी आप यदि ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे भी घात 2 था, मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4 सवाल दिख रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमें जांच करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों से पूछा जाए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो अपने मन से सिर्फ ऊपर से देख के नहीं बोल देना हाँ यहाँ पे पावर 2 है मतलब द्विघात समीकरण है,
यहाँ पावर 2 है मतलब द्विघात समीकरण है, गुना हो रहा है तो यहाँ पे गुना हो रहा है तो भी है द्विघात समीकरण, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को कभी भी आंसर नहीं देना है। तो अब बात आती है कि आंसर हम लोग किस तरह से देंगे। तो देखिए थोड़ा सा सब्र रखना है और क्या करना है, इसको हल करना है, मतलब इसको और सरल करना है और सिंपल फॉर्म में लिखना है, जितना सिंपल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। सिंपल लिखने पर स्थिति और स्पष्ट होगी और हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 2 का होल स्क्वायर, मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर जो होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 1 और इस 2x को इधर लेके आ गया है हम लोग, तो माइनस 2x और माइनस 3 को इधर लाया तो हो गया प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए आगे यदि हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x, दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस 6x, 4 और 1 5 और यहाँ पे है 3, 4 1 5 और 3 हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो घात है वो कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे पहले। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग के पास, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो मैं इसे पहले मिटाता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यदि हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों के पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं मिटा देता हूँ पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में को हमने हल कर लिया कि वो द्विघात समीकरण है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आपके पास दिया गया x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप बताइए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो x इंटू एक्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 के साथ होगा तो होगा x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इस माइनस 4 को इधर लगाएंगे तो प्लस 4 होगा और बराबर 0 होगा। अब आप ध्यान दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और प्लस माइनस में है, हम यहाँ पे भी काट सकते थे लेकिन उसको एक अगले लाइन में लेके काट दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 12 बराबर 0 हो गया। तो ये क्या, इसका घात कितना है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। मैं सिर्फ क्रॉस कर देता हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये रहा हमारा पहला द्विघात समीकरण है, दूसरा द्विघात समीकरण नहीं है। अब बचा तीसरा और चौथा, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए तीसरा और चौथा को सॉल्व करते हैं हम लोग इस तरह से। देखिए आपको एक्सरसाइज में सवाल मिलेगा तो आप बनाइए एक्सरसाइज का सवाल, मैं सिर्फ उदाहरण का सवाल बता रहा हूँ अभी। आप लोग एक्सरसाइज का सवाल खुद से बनाइए, उसके बाद जो डाउट रहता है फिर पूछिए। तो देखिए तीसरा सवाल है ये, तो x का 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो होगा 2x स्क्वायर और x का 3 के साथ होगा तो होगा प्लस 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, सबको इधर लेके आ जाऊँगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बराबर 0। तो यदि हम लोग देखेंगे तो ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट होके बच जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये तो बहुत ही आसान था। इसका जो द्विघात बहुपद है
मतलब इसका जो सबसे बड़ा पावर है, जो घात है, वो 2 है और पूरा समीकरण दिया हुआ है, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम लोग देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। तो चौथे एग्जाम्पल में क्या होता है, इसको मैं मिटाता हूँ और चौथे एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या दिया गया हम लोग के पास, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, आप इसको हल कीजिए और सिंपल लिखिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। उसके अकॉर्डिंग लिखा जाए तो ये बनेगा x³ प्लस 3 इंटू x² इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब बराबर x³ - 4। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए और हल किया जाए तो यहाँ पे बचेगा x³ प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 6x² प्लस 3 और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 गुना 3 हो जाएगा 12x प्लस 2 का क्यूब होता है 8 बराबर x³ - 4। अब मैं सबको क्या करता हूँ, इधर लेके आ जाता हूँ, तो x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस x³ प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो x³ और x³ कैंसिल आउट, हम लोगों के पास आया 6x² प्लस 12x और 8 और 4 मिलके आपस में हो जाएंगे प्लस 12 बराबर 0। यदि हम लोग देखें तो इसका सबसे बड़ा जो घात है वो 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर द्विघात समीकरण थे, सिर्फ दूसरा द्विघात समीकरण नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 6 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपके पास x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा और बाद में इस 6 को हम उधर भेज देंगे तो 0/6 होगा जो बाद में 0 बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं और आज के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण को हम लोग मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है, समस्याएं दी रहती है, जो दैनिक जीवन की समस्याएं होती है, उसे भी हम लोग गणितीय भाषा में किस तरह से बदल सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ समीकरण दिया गया है तो आप उसे हल करके बता सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।